नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 एम संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए। डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ क्या व्यवहार किया आपने देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरपतवंत सिंह पन्नू के सवाल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कन्नी काट जाते हैं। वो कहते हैं मुझे आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। और अदानी के मामले को लेकर उन्होंने नरेंद्र मोदी को आगे कर दिया और नरेंद्र मोदी ने कहा ये तो व्यक्तिगत मामला है। इसमें दो देशों के प्रतिनिधि इस तरीके की ना बात करते हैं और ना इस पे कोई चर्चा होती है। मान लिया। पर अब प्रॉब्लम क्या है, अब चाइना का जो विषय है वो एक बड़ा संगीन विषय बनता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यवहार मोदी जी का देखा दुनिया ने, चाइना की ताकत और बढ़ रही है, हिम्मत और बढ़ रही है और भारत पे वो अतिक्रमण और बढ़ा चुका है। 90 नए गांव अरुणाचल प्रदेश में बसाने का काम उन्होंने किया है। ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के हवाले से यह भी पता लगा है कि किस तरीके से अरुणाचल सीमा पर चीन 90 गांव बना रहा है। तिब्बत नेपाल सीमा पर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। द ट्रिब्यून की इस खबर के अनुसार चाइना अरुणाचल प्रदेश के विवादित एलएसी क्षेत्र यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्षेत्र में 90 नए गांव बसा चुका है। और ये भारत की सीमा पर अब तक 628 गांव बसा चुका है। उसमें भूटान की क्षेत्र सीमा आती है, नेपाल की क्षेत्र सीमा आती है। आपका जो रास्ता है बांग्लादेश के थ्रू, आप जो सिस्टर स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाते हैं, सिलीगुड़ी की चिकन नेक का मामला है, उसमें भी भारत जो है बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार से पीछे, उनके साथ कारोबार संबंध उनके खराब हो चुके हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान नेवल फोर्सेस के साथ जॉइंट एक्सरसाइज कर रहा है। पाकिस्तान में जाने के लिए बांग्लादेश के वीजा फ्री कर दिए गए हैं। तो हमारे पड़ोसी मुल्क को हमारे दुश्मन देश जब संधि कर लेते हैं और चाइना का उसमें बहुत बड़ा हाथ है पीछे संधि को कराने में, तो साउथ एशियन रीजन में, एशियन कंट्रीज में भारत की क्या पोजीशन। इंडोनेशिया में जो बड़े 5 देश हैं, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, चाइना है, कनाडा है, ये वहां ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और इंडोनेशिया ने इसका आगाज कर दिया है। और ये भी कुछ लोगों का मानना है कि ब्रिक्स कंट्री में आई यानी इंडिया को इंडोनेशिया भी रिप्लेस कर सकता है, ऐसे कुछ लोगों का मानना है, जबकि आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो क्या मान लिया जाए कि भारत अब ब्रिक्स में एक कमजोर देश है, जो जो ईस्टर्न वर्ल्ड में और वेस्टर्न वर्ल्ड का जो ब्रिज का काम करता था। आपने पहले के प्रधानमंत्री देखे, आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा, आपने राजीव गांधी को देखा, आपने उससे पहले इंदिरा गांधी को देखा, आपने पीवी नरसिम्हा राव को देखा। किस तरीके से फॉरेन डिप्लोमेसी में अमेरिका में हमारा डंका बजता था। अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री जाते थे, बुलाए जाते थे एज स्टेट गेस्ट, बिजनेस के लिए नहीं जाते थे। अभी तो ये भी सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए हैं तो वो ट्रांजैक्शनल बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, कोई आधिकारिक स्टेट विजिट पर नहीं गए। अमेरिका से कोई न्योता नहीं था उनका, उन्होंने न्योता मांगा, अपने आप को आमंत्रित किया। तो ऐसा क्या फिक्सेशन है हमारे प्रधानमंत्री मोदी का कि उनको अमेरिका जाना होता है, कोई बुलाए तब भी, ना कोई बुलाए तब भी उनको जाना होता है और वहां पे अपना डंका, पति को डंका बजाना होता है। ऐसा काम क्यों करते हैं मोदी जी? ये सवाल पूछा जाना चाहिए देश की जनता को। 150 करोड़ लोगों की रिप्रेजेंटेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं और जिस तरीके का आचरण उन्होंने अमेरिका में किया, जिस तरीके का आचरण वो ब्रिक्स कंट्री के साथ कर रहे हैं, रशिया ने भी हमें तेल देना बंद कर दिया है। $60 कैप पे, मार्केट कैप पे, जो पहले $50 मार्केट कैप पे तेल मिल रहा था, फिर $60 मार्केट कैप पे तेल मिल रहा था, वो तेल अब रशिया ने देना बंद कर दिया है। हमें वापस अपने ट्रेडिशनल इराक के पास जाना पड़ रहा है, हमारे वापस सऊदी अरेबिया के पास जाना पड़ रहा है, हमें वापस ईरान से तेल खरीदना पड़ रहा है, चाहे वो मलेशिया के कोस्ट से हमको दिया जाए, गोस्ट शिप्स में। शेडो फ्लीट जो है रशिया की, ब्रिटिश वाटर्स पे चली जाती है। उन्होंने तो सूडान में भी अपना नेवल जो है वो बना लिया है, मिलिट्री बेस। रेड सी और मेडिटेरियन सी के द्वारा रशिया अपनी ताकत बढ़ा रहा है और अमेरिका सिर्फ उन देशों के साथ संबंध रखना चाहता है जो मजबूत देश हैं।
आईटी आईटीएस सर्विसेज यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलाइड सर्विसेज में हमारा डंका बजता था सन 90 के और 2000 के दशक में। कॉल सेंटर्स बने, आईटीएस सर्विसेज बनी, हम लोग बैक ऑफिस ऑपरेशंस करते थे सारे कॉर्पोरेट्स का। आज की डेट में हम कहां हैं? हम कहीं नजर आ रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से आईटी आईटीएस सर्विसेज खत्म हो जाएंगी। हमारा व्यापार, अभी आपको मैंने कल बताया था, रेसिप्रोकल टैरिफ्स में 25% टैरिफ स्टील और एल्युमिनियम को लग गया है, और चाइना का $650 मिलियन का डंप माल सामान हमारे यहां पड़ा है जिसको हम आगे नहीं बेच सकते। तो हमारी व्यापार नीति क्या है? और हम जो इंपोर्ट कॉस्ट को कम करने या फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात करते हैं, अब महंगे क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट हैं, तो क्या उसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ेगा? सवाल यह भी खड़ा हो जाता है। अब बात यह आ जाती है कि खबरों में जिस तरीके से चाइना भारतीय सीमा में लगातार घुसपैठ कर रहा है, इसका मतलब है कि चाइना को समझ में आ गया है कि भारत की रिप्रेजेंटेशन कमजोर है। व्यापार में भी रिप्रेजेंटेशन कमजोर है, अमेरिका में भी भारत कमजोर हुआ है, ब्रिक्स में, क्योंकि ब्रिक्स पे में अगर भारत रशिया और चाइना के साथ अरेंजमेंट कर लेता तो हो सकता है कि चाइना इस तरीके के काम नहीं करता। अरुणाचल वैली में उन्होंने 67 किलोमीटर की सड़क बना ली। पैनगोंग पे आपने देखा किस तरीके से वहां पे जो है आपका ब्रिज बन गया है। आपने देखा किस तरीके से दो काउंटीज, मैंने पहले इंफॉर्मेशन दी थी, हमारा 36,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो चाइना के पास चला गया है, जिसमें उन्होंने दो काउंटीज बसा दी हैं। भूटान पे उन्होंने 7 गांव बसा दिए हैं, 10,000 लोगों को वहां पे स्थापित कर दिया है। तो ये तरीके की चीजें हैं, इसमें हम लोगों को सोचना पड़ेगा हमारी विदेश नीति किस तरफ जा रही है। लुक ईस्ट में एशियान कंट्रीज से हम दूर हो गए, रीजनल कोऑपरेशन में हम बाहर हो गए। सिंगापुर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, इंडोनेशिया, मलेशिया सप्लाई चेन मैनेजमेंट में चाइना के साथ वैल्यू एडिशन में जुड़ गए, चाहे वो चिप मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हो, चाहे वो एआई के क्षेत्र में हो, चाहे वो आगे आने वाली, पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमने देखा 5G 4G 5G आया, हमने देखा इंटरनेट पे बैंकिंग की सुविधाएं शुरू हुई, सोशल मीडिया शुरू हुआ। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स शुरू हो गया है। उसमें चिप मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें बहुत सारे हार्डवेयर्स हैं, जीपीयूज हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स है। भारत एआई में कहां है? डीप सिक लॉन्च हो गया, $6 मिलियन में डीप सिक लॉन्च कर दिया चाइना ने। हमारा तो अभी काम ही नहीं शुरू हुआ, अभी तो हम लोग 10,000 जीपीयूज का ऑर्डर दे रहे हैं। किसको देंगे? अमेरिका को देंगे। वो अमेरिका जो हम पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है। हम उन अमेरिका जाने से पहले 28 चीजों में अपना इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देते हैं। किस लिए कम करते हैं? क्योंकि हमें पता है हमारा फार्मा सेक्टर हर्ट हो रहा है, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर हर्ट हो रहा है, हमारा आईटी आईटीएस हर्ट हो रहा है, हमारी स्टॉक मार्केट लगातार 8 दिन से नीचे जा रही है, पिछले 5 महीने से मार्केट स्लाइड कर रही है। तो ये सब वजहें मिलकर एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा करती हैं कि जिस डंकापति का डंका बजाने के लिए इस देश के लोगों को लाइन में लगा दिया गया। आप महाकुंभ तो जाके अपने पापों को का प्रायश्चित कर सकते हैं, पर इस देश की व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे? उस गंगा को कैसे साफ करेंगे? बात ये खड़ी हो जाती है। मैं आपको बता दूं, हमारी जमीन कब्जा करने के अलावा अतिक्रमण करके बड़े बड़े बांध, जैसे कि मैंने आपको बताया, सड़कें, पुल, मिलिट्री बेस, बंकर वगैरह का निर्माण कर रहे हैं। लद्दाख क्षेत्र में 2 नए प्रांत बसा दिए, जैसे मैंने आपको बताया। अरुणाचल में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा चाइना ने कर दिया। कई स्थानों का अरुणाचल के बॉर्डर पे नाम बदल दिया, 90 स्थानों का नाम बदल दिया, चाइनीज नाम रख दिए, साइनेज वहां लगा दी, मिलिट्री बेस बना दिया, बंकर्स बना दिए। तो इस तरीके की जब कार्रवाई हो रही है, दर्जनों जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, तो भारत क्या कर रहा है? भारत तो कह रहा है कि ना चाइना घुसा था ना घुसा है। ये प्रधानमंत्री मोदी का जो स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं कि चीन के सवाल पर मोदी जी कहते हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है, चीन को क्लीन चिट दे देते हैं, उनके साथ झूला झूलते हैं। तो बात यह भी खड़ी हो जाती है कि देश की जनता जानना चाहती है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता और अखंडता से समझौता करके चीन के आगे नतमस्तक हो गए हैं। जब राहुल गांधी ने कहा था
कि देश के संविधान को खतरा है, देश की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। 400 का नारा देने वाली सरकार 240 पे सिमट गई क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहती थी, वो आरक्षण को खत्म करना चाहती थी, वो सामाजिक न्याय को खत्म करना चाहती थी, वो श्रम खत्म करके लोगों को आंदोलन जीवी परजीवी बनवाना चाहती थी। तो उन्होंने क्या गलत कहा था? किसानों को उनके माल की मकबूल कीमत नहीं मिल रही है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। तो क्या गलत कहा था? तो बात यहीं आ जाती है कि चीन के सवाल पर मोदी जी मौन क्यों हैं? मरहूम मनमोहन सिंह को मौन कहने वाले आज प्रधानमंत्री मोदी मौन क्यों है? इस भाग में अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो तिब्बत में हाल ही में 2 घटनाक्रमों पर सुरक्षा विशेषज्ञों ने अब कड़ी नजर रखी है। सबसे पहले चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको एलएसी भी कहा जाता है, उसके किनारे 90 नए गांव बसा दिए गए। एक अलग कदम के तहत बीजिंग तिब्बत और नेपाल के मस्तंग के बीच, मस्तंग जहां वो एरिया पड़ता है जो तिब्बतियन एरिया है, वहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स का एरिया है वो, और वो हमेशा से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा लगाए रखा। भारत क्या, अमेरिका भी उनको फंड करता था। उस एरिया को कब्जा करने के लिए वहां नए गांव बसाए गए ताकि पीएलए यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी का दबदबा कायम हो सके, कोई आगे से चाइना के खिलाफ खड़ा ना हो सके। ये वो करना चाहते हैं। ये अलग कदम के तहत बीजिंग तिब्बत और नेपाल के मस्तंग के बीच ऐतिहासिक सीमा क्रॉसिंग पर बुनियादी ढांचे को काफी हद तक बढ़ा रहा है, जो कि चीनी कम्युनिस्ट शासन के बचने की कोशिश कर रहे थे। तिब्बती शरणार्थियों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला यह मार्ग है और कम्युनिस्ट शासन के अंदर पीएलए यानी कि पाक, जो इनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो दमनकारी नीतियों के तहत तिब्बती शरणार्थियों के को कुचल देना चाहती है, इसीलिए वहां पे बुनियादी ढांचे को बना रही है। और भारत जो हमेशा तिब्बत कॉज को लेकर अमेरिका के साथ खड़ा था, आज अमेरिका भी कुछ नहीं कह पा रहा है। ताइवान पर बात की जाए, ताइपे को एनेक्सेशन करने की बात चाइना कहता है, अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि ताइवान में घुस सके। किस बात का डंका भारत बजा रहा है? क्योंकि भारत की जो वैश्विक समस्या है वो हमारी नेबरहुड से शुरू होती है। हमारे साउथ एशियन लुक ईस्ट पॉलिसी और लुक वेस्ट पॉलिसी में दोनों जगह मोदी सरकार की नीतियां फेल हो चुकी है। इस बात को मान लेना चाहिए। हालांकि दो ट्रिब्यून ने बताया कि 90 नई बस्तियां चीन द्वारा एलएसी के साथ समृद्ध गांव या जियोकांग के विस्तार का हिस्सा हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के सामने के क्षेत्र भी शामिल हैं। ये गांव न केवल चीन के क्षेत्रीय दावों को मजबूत करते हैं, बल्कि एलएसी पर उसकी सैन्य तैयारियों को भी मजबूत करते हैं। एक ऐसी सीमा जो जमीन पर अभी भी अनधिकृत है, मतलब उस पर पोजेशन जो है चाइना का है। और चाइना से पोजीशन छुड़वाने में, जाने को लाल आंख दिखाने में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, वो नतमस्तक हैं चीनी पीएलए फोर्सेस के आगे या चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है सीसीपी, उसके आगे। आज तक चीन ने कुल 628 गांव ऐसे बसाए हैं, जिनमें से मौजूदा 90 गांव उनके नवीनतम विस्तार का हिस्सा हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि चीन भारत के साथ सीमा रक्षा सहयोग समझौते यानी कि बॉर्डर रोड कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2005 के तहत कानूनी बचाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जो सीमा पर बस्तियों और सीमा पर रहने वाले स्थानीय आबादियों को संबोधित करता है। पहले जो ग्रेजर्स थे, जो ग्रेज करते थे अपने मवेशियों को, वो भारत की नाक और कान थे। आर्मी ने जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उनको भी खत्म कर दिया, ये कह के कि ये वहां की इंफॉर्मेशन यहां लाते हैं तो यहां की इंफॉर्मेशन वहां भी देते हैं। तो उन्होंने अपने कोर कमांडर्स और अपने ब्रिगेड कमांडर्स को कह दिया, कोई भी एस्केलेशन हो संभाल लो, दिल्ली की जरूरत नहीं है, वहां से गोली चलती है तो यहां से भी गोली चलाओ। तो क्या एन आई फॉर एन आई विल मेक अ होल वर्ल्ड ब्लाइंड? महात्मा गांधी ने कहा था, क्या एक आंख अगर आपकी कोई फोड़ देता है तो क्या आप दूसरे की आंख फोड़ देंगे? ऐसे तो पूरा विश्व जो है वो अंधकारमय हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तो ये बात भी खड़ी हो जाती है कि इस समझौते के तहत जो सीमा पर बस्तियों और सीमा पर रहने वाले स्थानीय आबादियों को संबोधित कर रहे हैं, समझौते के अनुच्छेद 8 के अनुसार दोनों पक्ष सीमा क्षेत्रों पर अपनी बसी आबादी के उच्च हितों की रक्षा करेंगे। तो इसका मतलब है पहले आप गांव बसाइए, फिर आप वहां लाके लोगों को बसा दीजिए और फिर उनके हितों की रक्षा के
चक्कर में आप एलएसी की डेफिनेशन चेंज कर दीजिए, आप भारत की जमीन पर अतिक्रमण कर लीजिए। 36,000 क्या, कल को 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में अतिक्रमण हो जाएगा तो भारत पल के नहीं झपकाएगा, क्योंकि भारत वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि हम परिवार, एक परिवार हैं, दुनिया हमारा परिवार है, हम उसमें बिलीव करते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का मानना है। जब भी एलएसी का समीकरण बनेगा और ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी तो इन गांवों को ऐसे किसी भी कवायदत में परेशान नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो इनहेबिटेंट हो जाएंगे। आपको पता है, जब वॉर जोन होता है, जहां पे लोकल इनहेबिटेंट्स होते हैं, उस एरिया को छोड़ दिया जाता है। तो चाइना बड़े तरीके से पहले वहां पे लोकल लोगों को इनहेबिटेट कर रहा है, उनको बसा रहा है, और उसके बाद उनको रेसिडेंशियल या बस्ती घोषित करवा के, ताकि इंडियन आर्मी कल को उसको वापस कब्जा करने के लिए वहां के स्थानीय लोगों पे हमला ना कर सके। ये चाइना की स्ट्रैटेजी है, और इस स्ट्रैटेजी को हमारे विश्व गुरु या हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। भारत की भी अपनी सीमावर्ती गांव पहल है, जिसके चल रहे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये हमने शुरू किया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। शुक्र है इसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं तो पीएम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसका नाम रख दिया जाता, के तहत अरुणाचल प्रदेश में मौजूदा गांवों को अपग्रेड करना शामिल था। पर चाइना हमसे आगे निकल गया, उन्होंने 2 काउंटीज बसा दिए। काउंटीज में लोकल गवर्नेंस होती है, उनके अपने बजट्स होते हैं, वो फेडरल फाइनेंस पे या कम्युनिस्ट पार्टी की जो सेंट्रल सरकार है उस पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होती हैं काउंटीज। यही चाइना का जो है डेवलपमेंट मॉडल है। और इस पहल का उद्घाटन 13 अप्रैल 2023 में सुदूर पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के किबतू में किया गया था। इसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में कुल 2,963 गांवों को अपग्रेड करना था। क्या वो गांव अपग्रेड हो गए इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में? इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? इस पे कोई सीएजी नहीं जा सकती, क्योंकि सीएजी तो ऑपोजिशन के लोगों पर लगी हुई है। जो ऑपोजिशन की सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स की, उनका लेखा जोखा बना रही है। चाइना हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन तो वो प्रदेश हैं जो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट नहीं करते। 22 राज्यों में सरकार बनाने के बाद, या अपने एनडीए के गठबंधन के लोगों के साथ 22 राज्यों में सरकार बनाने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी खुश नहीं है। वो बाकी के 6 राज्य भी कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का कवायद की गई है। दूसरा घटनाक्रम तिब्बत और नेपाल के मस्तंग के बीच कोराला सीमा क्रॉसिंग और चीन के संचालन के परिवर्तन से संबंधित है। यह सीमा जो ऐतिहासिक रूप से तिब्बती शरणार्थियों के लिए एक मार्ग है, यह चीनी पक्षों पर इमारतों और आवासों सहित बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण वहां किया जा चुका है, ताकि तिब्बत के जो बुद्धिस्ट हैं, लामा हैं, वो कल को चाइना के खिलाफ ना खड़े हो सकें, चाइना से सवाल ना पूछ सकें। उन्होंने पहले ही पाकिस्तान अपना जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी को भेजकर उन पर कब्जा कर लिया है। नेपाल में ये बौद्ध बहुल क्षेत्र मुस्तांग जो है ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये चीनी शासन के खिलाफ 1959 में तिब्बती विद्रोह के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया था। जैसे हमारी अपराइजिंग हुई थी 1857 की ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वैसे ही 1959 में 1959 में ये कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के खिलाफ विद्रोह में खड़ा हो गया था, अपनी फ्रीडम मांग रहा था, अपना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन मांग रहा था। जैसे हमारी सिस्टर स्टेट्स में ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल है, वैसे ही ऑटोनोमस बॉडी तिब्बत की भी मांग रहा था। 15,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित कोराला सीमा क्रॉसिंग लंबे समय से चीनी उत्पीड़न से बचने के लिए तिब्बती शरणार्थियों के लिए एक रास्ता था। उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। 1960 में मुस्तांग सीआईए समर्थित तिब्बती प्रतिरोध आंदोलन का केंद्रीय आधार बन गया था, जिसे चुसी गंदरोंग आर्मी, और जिसको खाम्पा रेबेलियन भी कहा जाता है उस समय का, के रूप में जाना जाता है, जो 1972 तक चला, और उसमें दलाई लामा को भी भारत आना पड़ा। हालांकि विद्रोह समाप्त हो गया, लेकिन मुस्तांग भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है, और चाइना अपनी हेगेमनी बनाने के लिए उस राज्य में बुनियादी ढांचे को खड़ा करके कोई भी फ्यूचर में तिब्बत अपराइजिंग हो उसको खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दोनों देश जो है संघर्ष की स्थिति के लिए तैयार हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि आप क्या चाइना से ट्रेड डील करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका के लिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए अच्छा होगा तो हम चाइना से भी ट्रेड डील करेंगे। पर इधर तो चाइना हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है, हमारे आर्मी के वो इंस्ट्रक्शन नहीं है
कि उस जो कब्जाई जमीन है उसको वापस लिया जाए। तो फिर कल को चाइना, अमेरिका या कनाडा या फ्रांस, जब ये सारे देश मिलकर, या ब्रिटेन नेवल एक्सरसाइज, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करेंगे इंडोनेशिया में, तो कल को इनकी संधि समझौता भी हो सकता है। तो इसमें नुकसान किसका होगा? दो नावों का सवार तो डूबता ही डूबता है, ये हमने सुना है। ब्रिक्स और यूएस को अपनी देने के लिए कि हम तो अमेरिका से संबंध अच्छे बना के रखना चाहते हैं, इजराइल हमारा दोस्त है, और दूसरी तरफ हम ब्रिक्स में भी अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। रशिया से हमारे रिलेशन खराब हो गए क्योंकि रशिया को समझ में आ गया कि भारत की दोहरी नीति है। ये वो भारत नहीं है जो सेक्युलर था, जिसमें ट्रू डेमोक्रेसी चलती थी, जो रिपब्लिक था। ये भारत अखंड भारत है। ये भारत वन नेशन वन इलेक्शन या वन रिलीजन की बात करता है। तो रशिया को भी समझ में आ गया है, चाइना को तो पहले से समझ में आ गया था। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की क्या रिस्पेक्ट है, हमारे देश के बारे में हमारे लोगों को चेन में बांध के भारत भेजा जा रहा है। 3 प्लेन आ चुके हैं, अभी कई आएंगे। यहां तक कि पनामा में भी प्रवासी भारतीयों को भेजा गया है, और वहां पे पनामा में, कोलंबिया में भारतीय प्रवासियों को, इलीगल माइग्रेंट्स को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है अमेरिका द्वारा जैसे कि वो दुश्मन है देश के। भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते कि हम अपने प्लेन भेज के मंगवा लेंगे? इस बात पर प्रधानमंत्री मोदी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। अमेरिकी रिपोर्ट का यह भी दावा है कि चीन का सैन्य निर्माण युद्ध से ज्यादा उनकी सीसीपी यानी कि उनकी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण के बारे में है। पार्टी का पूरा कंट्रोल है आर्मी के ऊपर। पीएलए के प्रशिक्षण पर 40% समय युद्ध कौशल पर नहीं बल्कि राजनीतिक विचारधारा पर खर्च होता है। पीएलए में राजनीतिक कमिसार प्रचालन दक्षता यानी कि पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन से ज्यादा वफादारी पर ध्यान केंद्रित रहता है। रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के साथ युद्ध की संभावना नहीं है, लेकिन अन्य चीनी खतरों की चेतावनी दी गई है। अमेरिकी रक्षा सिमुलेशन ये कहते हैं कि चीन के तट के पास पीएलए अमेरिका से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, ये अमेरिका का मानना है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक साक्षात्कार में कहा कि 21 अक्टूबर 2024 को चीन ने भारत के साथ सीमा समझौते की पुष्टि की थी। उसके तहत भारत और चीन सीमा पर समाधान हो गया है, भारत के साथ काम करना जारी रखेंगे, ऐसा चीन ने कहा है। और इसकी पुष्टि भी हमारे भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दी है। उन्होंने कहा कि बीआरओ सैनिकों को आगे लाना, गश्त जारी रखना, चराई के अधिकार और ग्रेजर्स को कंट्रोल करना, ये हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में है। 2019-20 में विशेष प्रतिनिधि बैठक, 18 दिसंबर 2024 विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के तहत डब्ल्यूएमसीसी की बैठक भारतीय सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों के साथ यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ की गई थी। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के विदेश मंत्रालय के लोग थे। उसमें 18 दिसंबर को मीटिंग हुई थी। दोनों पक्ष को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना जरूरी है, जबकि कोर कमांडरों को यह सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है कि वे स्थानीय मुद्दों का समाधान अपने तौर पर कर सकें। उनको दिल्ली से इंस्ट्रक्शन लेने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी की वर्तमान अमेरिकी यात्रा के साथ चीन ने भारत को स्टेल्थ फाइटर बेचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश की आलोचना भी की है। चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता गुआओ जियागुन ने यह कहा है कि एशियाई प्रशांत क्षेत्र भू राजनीतिक पैंतरेबाजी के लिए शतरंज की बिसात नहीं है, इसलिए इसमें कोई पॉलिटिक्स ना खेली जाए, कोई चेस ना खेली जाए, कोई शतरंज ना खेली जाए। विशेष घेरे बनाने और समूह में शामिल होने से सुरक्षा नहीं मिलेगी और इससे केवल क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता को नुकसान होगा। तो जो स्टेल्थ फाइटर्स F-35 की बात इंडिया अमेरिका के साथ कर रहा है, या उसकी अभी कोई कमेटी बनेगी, वो असेस करेगी कि हमको उनकी जरूरत है, कितने स्क्वाड्रन्स बनेंगे, क्या प्राइस होगी। राफेल विमान खरीदने में हम लोगों ने तकरीबन 7-8 साल या 9 साल लगा दिए थे। तो क्या इस डील को लेकर भी चाइना जो है भारत पे अतिक्रमण कर रहा है, या भारत को अपना मित्र नहीं मानता है, शत्रु मानता है? पिछले एक सप्ताह में एलओसी में नौशेरा हो, बटाल सेक्टर हो, पुलवामा की बरसी थी उस दिन पे, और पुंछ सेक्टर में आपने देखा, रजौकड़ी पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान चीन के संयुक्त हमले और इनकी गतिविधियां बहुत तेज हो गई। तो पाकिस्तान और चीन मिलकर रजौकड़ी, पुंछ और जम्मू सेक्टर में लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, लगातार इंसर्जेंसी हो रही है, लगातार हमले हो रहे हैं।
आर्मी के साथ झड़पें हो रही हैं, कॉम्बैट फाइटिंग हो रही है। तो ये इसी तरफ इशारा करते हैं कि चाइना, पाकिस्तान मिलकर इंडिया को एंगेज रखेगा, रजौरी जम्मू सेक्टर में, और उधर अरुणाचल और पैंगोंग और जहां भी चाइना की आर्मी मौजूद है, बांध बनाकर, डैम्स बनाकर, काउंटीज बनाकर, गांव के नाम बदलकर, 628 गांव कोई कम नहीं होते। वो अपनी पूरी तौर पे कोशिश कर रही है। पीओके जिसको हम कहते हैं कि पीओके की 26 सीटें हमने अपनी जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में रखी है, भारत का अभिन्न अंग है, वहीं से होके जाता है बेल्ट रोड इनिशिएटिव गवादर पोर्ट। तो किस बात का डंका हम बजा रहे हैं, ये पूछा जाना चाहिए। अब गर्मियों के आते आते करीब आने से पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में यानी कि साउथ ऑफ पीर पंजाल में फिर से टेंशन बढ़ जाएगी। सर्दियों में कम होती है, बर्फबारी ज्यादा होती है। अब बर्फबारी कम होगी, बर्फ जैसे जैसे पिघलेगी, आप देखेंगे इस तरीके के तनाव बढ़ेंगे, इंसर्जेंसी बढ़ेगी, अटैक्स फिर बढ़ेंगे। पुंछ राजौरी क्षेत्र या डोडा किश्तवाड़ क्षेत्र, किश्तवाड़ जो क्षेत्र है, उसमें पर्यटन का विकास हो रहा था, पर्यटन का विकास हो रहा था, वहां पे रिजॉर्ट्स बन रहे थे, होटल्स बन रहे थे। अब ये भी बात आ जाती है कि किश्तवाड़ डोडा का क्षेत्र हो या दक्षिण पीर पंजाल का क्षेत्र हो, जहां पे टूरिज्म को बढ़ावा हो रहा था, उस टूरिज्म को टारगेट करने के लिए अब पाकिस्तान और चाइना वहां पर नागरिकों को अपना हमले का लक्ष्य बना रहे हैं, और फिर से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में हमारे जवानों की जानें भी जा सकती हैं। पुलवामा का दोषी अभी तक तो पकड़ा नहीं गया, और उसके बाद हमारे कितने जवान, हमारे कितने कैप्टन, हमारे कितने कर्नल अपनी जान गंवा चुके हैं भारत की सुरक्षा में। सैल्यूट है उन आर्मी के लोगों को, पर हमारे नेताओं को भी सोचना चाहिए कि भारत की अस्मिता या भारत का गौरव, जो पिछले 74 साल से 140 करोड़ लोगों का मान है, सम्मान है, उसको मोदी सरकार किस तरीके से झुकने पर मजबूर कर रही है। इन्हीं थॉट्स के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी कमेंट्री और मेरा प्रोग्राम आज पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। कल फिर किसी नई रिपोर्ट के साथ, किसी नए मसले के साथ आपके सामने समक्ष पेश होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।